हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उस टाइम हर एक ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। ठीक है, उस टाइम हर एक ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। ठीक है ना, क्योंकि तब रेडिएशन जो एज ए पार्टिकल बिहेव करता है वो क्लियर नहीं था, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ठीक है ना, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर यानी कि फोटोन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था तब। ठीक है ना। नेक्स्ट, बाद में आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन यानी कि लाइट या रेडिएशन का जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता, वो पैकेट्स के फॉर्म में रहता है और एक एक पैकेट को कहा जाता है फोटोन। तो दिस इज बेसिकली क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसके हेल्प से जिसको यूज करके आइंस्टाइन ने वो एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, किसका एक्सप्लेनेशन? जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ उसमें जो जो ऑब्जर्वेशंस आए, जो जो ग्राफ्स निकला, उसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया। ठीक है, जिसका मैक्सिमम पॉइंट्स, जिसका मैक्सिमम सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास जान चुके हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आज बेसिकली मतलब लास्ट क्लास का आप बोल सकते हो रिपीटेशन है। अगर आपका लास्ट क्लास क्लियर है तो आज का क्लास ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता ही है, इनिशियल पार्ट मतलब। नाउ स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एक मेटल है। ठीक है, दिस इज अ मेटल। ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट। वर्क फंक्शन of the metal is phi naught। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इस मेटल पे रेडिएशन आके गिर रहा है। ठीक है, इस मेटल पे रेडिएशन आके गिर रहा है। कौन सा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन? न्यू। ठीक है, कौन सा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन? न्यू। एंड लेट अस सपोज दैट न्यू is greater than threshold frequency। न्यू is greater than यानी कि जो रेडिएशन आके गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है ना, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू नॉट। Now students, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था स्टूडेंट्स? वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जिसका फोटोन का एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन का एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अगर किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हुआ तो उसके फोटोन का एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट्स? एच न्यू नॉट। ठीक है ना, विच विल बी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का जिसका फोटोन का एनर्जी, उस रेडिएशन का फोटोन का एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के बराबर होता है। क्लियर? नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो ये एक रेडिएशन आके गिर रहा है मेटल पे और इस रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लोग को पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिरने से
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर मेटल पे गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आता है। ठीक है, नाउ प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स। सो कौन सा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आके गिर रहा है? न्यू। तो एक फोटोन का एनर्जी क्या होगा? एच न्यू। इस रेडिएशन का एक फोटोन का एनर्जी क्या होगा? एच न्यू। क्लियर? सो नेक्स्ट ध्यान देना है, मान लेते हैं कि बेसिकली हम लोग उस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, जो वर्क फंक्शन एनर्जी से निकल गया। ठीक है ना, जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट विच इज वर्क फंक्शन, उतना ही एनर्जी खर्चा किया निकलने में। ठीक है, मिनिमम एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है विच इज वर्क फंक्शन, उतना एनर्जी ही खर्चा किया निकलने में, उससे ज्यादा नहीं किया। ठीक है, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी मिला, फोटोन ने अपना एनर्जी किसको दिया? फोटोन ने अपना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दिया। ठीक है, और मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जिसको एच न्यू एनर्जी मिला एक फोटोन से, उसने मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि वर्क फंक्शन ही खर्चा हुआ निकलने में। तो लिखा हम लोगों ने वर्क फंक्शन, और बचा हुआ एनर्जी एच न्यू से इतना खर्चा हुआ निकलने में, बचा हुआ एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी होगा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि निकलने में मिनिमम खर्चा हुआ, निकलने में मेटल सरफेस से निकलने में मिनिमम खर्चा होगा, तो मिनिमम खर्चा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा? मैक्सिमम। क्लियर ना स्टूडेंट्स? क्लियर? प्लीज कंसंट्रेट। सो इम्प्लाइज, ये क्लियर है? ये हम लोगों ने लिखा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि फोटोन से इतना मिला, उसमें से इतना खर्चा किया निकलने में, जो कि मिनिमम वाला लिखा हम लोगों ने वर्क फंक्शन, क्योंकि मिनिमम खर्चा किया निकलने में तो बचेगा उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? नेक्स्ट प्लीज कंसंट्रेट। केमैक्स इक्वल्स टू क्या होगा? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट ध्यान देते रहिए स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशन हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ प्लीज कंसंट्रेट अगेन। इफ न्यू नॉट इज द threshold frequency, if nu naught is the threshold frequency, then अभी मैंने दिखाया और लास्ट क्लास भी एक्सप्लेन किया कि वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट होगा। ठीक है ना? ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन है जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा। समझ में आया? उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन आके गिरेगा मेटल पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्लास मैंने दिया था, आज फिर से देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए। सो केमैक्स इक्वल्स टू, इसको आप हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। केमैक्स को इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के जगह पे लिखेंगे ये वाला। ठीक है ना? एच कॉमन ले लेते हैं तो आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज न्यू नॉट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन आके गिरा उसका फ्रीक्वेंसी है न्यू। और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन
मेटल। ठीक है, अलग अलग मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। समझ में आया होगा, क्लियर ना? तो इसको भी हम लोग बॉक्स दे देंगे, मतलब इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस दिखा था उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टाइन ने, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लेक्चर के बिगिनिंग में बोला कि ऑलमोस्ट हम लोग को सब कुछ पता ही है, क्योंकि मैंने तभी बोल दिया था। ठीक है ना, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। नंबर 1, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के अगर इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के अगर इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स के मेटल पे गिरेगा इन ए गिवन टाइम। ठीक है, और ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। ठीक है, ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, जिसकी वजह से फोटो करंट बढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट में ये भी दिखा था कि कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन आके मेटल सरफेस पे गिरते ही, कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन मेटल सरफेस पे गिरते ही मेटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ता। ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके नीचे अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन आके मेटल पे गिरता है तो मेटल नहीं छोड़ता इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां से। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप, इसमें से मिल जाएगा स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो जो फ्रीक्वेंसी आके गिरा वो है न्यू। ठीक है ना, न्यू क्या था? जो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आके गिरा। सपोज न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, न्यू जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। Now students, if nu is less than nu naught, if nu is less than nu naught, this minus this, ये अगर इससे छोटा हुआ, अगर न्यू न्यू नॉट से छोटा हुआ, ये तो नेगेटिव में आएगा, ये तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव में आ सकता है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन से इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, दिस टू इक्वेशंस आर बेसिकली नोन एज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया कि न्यू यानी कि जो रेडिएशन आके गिर रहा है मेटल पे, उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं हो सकता। अगर कम मान लिया हम लोगों ने, तो आप देख सकते हो यहां से कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आ रहा है। अभी काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो यहां से ये भी क्लियरली दिख रहा है, कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, if frequency of incident radiation is greater than nu naught, then इस रिलेशन से क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा केमेक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा, बट यस न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आके गिर रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा। आफ्टर दैट जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे वैसे केमेक्स बढ़ेगा। ठीक है ना, केमेक्स बढ़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन से क्लियरली दिख रहा है, न्यू बढ़ेगा तो केमेक्स बढ़ेगा। ठीक है, और केमेक्स बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है ना, लास्ट क्लासेस क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर 4, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग मतलब स्टूडेंट्स, ये मैंने बोला था कि रेडिएशन आके गिरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
रेडिएशन आके गिरते ही फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है मेटल सरफेस से, गिरते ही निकल के आ जाता है। ठीक है, उसमें जो टाइम लगेगा, मतलब उसमें जो टाइम लगता है, ठीक है ना, रेडिएशन आके गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकलने में, रेडिएशन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, बीच में जो टाइम लगता है वो ना के बराबर होता है 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है ना, बहुत ही कम टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 0 सेकेंड। तो इतना कम टाइम क्यों लगता है? या आप बोल सकते हो व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एक फोटोन अपना जो एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रॉन को देता है। एक फोटोन अपना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, और वो एनर्जी एज ए लंप देता है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं। ठीक है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, हाँ अभी खत्म हो गया, अभी आप जा सकते हो, ऐसे नहीं। एक फोटोन अपना पूरा एनर्जी एज ए लंप मतलब एक साथ, ठीक है ना, एच न्यू एक साथ दे देता है इलेक्ट्रॉन को वाइल कोलिशन। ठीक है, फोटोन आके जैसे कोलिशन जैसे होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, फोटोन आते ही जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिशन होता है, फोटोन अपना सारा एनर्जी इकट्ठा एक साथ एज ए लंप दे देता है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि पूरा एनर्जी एज ए लंप मिल जाता है तो वेट क्यों करेगा, मतलब किस बात का वेट करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है। ठीक है ना, अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस से एनर्जी मिलता तो टाइम ज्यादा लगता। ठीक है ना, अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस से एनर्जी मिलता, ठीक है, एनर्जी अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में होता, पैकेट्स फॉर्म में अगर नहीं होता तो टाइम लगता ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देता रहता जैसे मिल गया पूरा एनर्जी, उसके बाद निकलता, टाइम ज्यादा लगता। ठीक है, बट एनर्जी जो है वो पैकेट्स फॉर्म में है और दिया भी जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये रिलेशन देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectrons is equals to h nu minus work function। ठीक है ना, नेक्स्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स कि Kmax इक्वल्स टू E V नॉट, और ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है स्टूडेंट्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं E V नॉट, इसके जगह पे ये लिखा इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाइ नॉट। ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज V नॉट इक्वल्स टू h by E nu minus phi naught by E। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। तो आप देख सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c का रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए ना। कहां पे ड्रॉ करो, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। सो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये है y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ। ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, जो कि यहां पे क्या है, c। ये सब आप लोगों को पता है ना स्टूडेंट्स। और ये जो एंगल है, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल यानी कि tan थीटा इज बेसिकली m। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, y इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो भी y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है, सिर्फ यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या है, माइनस। इसका मतलब y इंटरसेप्ट ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। दिस इज y इंटरसेप्ट, राइट। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट नीचे होगा। तो वो वाला ग्राफ ड्रॉ करते स्टूडेंट्स। ध्यान देना है, ध्यान देना है, y के जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, x के जगह पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, और c यहां पे पॉजिटिव नहीं है, यहां पे इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव है, मतलब ग्राफ ऊपर से नहीं होगा, ग्राफ नीचे से होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर क्लियर। स्टूडेंट्स ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे बॉक्स दे सकते हो या यहाँ पे भी बॉक्स दे सकते हो, ठीक है। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। बेसिकली ये आपको याद रहेगा और ये आपको पता है तो ये सब तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इस ग्राफ से अब प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन दोनों निकाल सकते हो इस ग्राफ से। कैसे, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, दिस इज y इंटरसेप्ट, राइट, और y इंटरसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, फाई नॉट बाई ई। ये वैल्यू क्या है, फाई नॉट बाई ई, नेगेटिव है इसलिए नीचे है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल कोई ग्राफ दिया गया, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर आपको दिया गया तो ये वैल्यू तो आपको मिल जाएगा, जो भी हो ये लेंथ आपको मिल जाएगा, यस और नो, ठीक है, ये लेंथ आपको मिल जाएगा। तो मान लेते हैं दिस लेंथ इज से y इंटरसेप्ट, फिलहाल इसका नाम देते हैं y इंटरसेप्ट। तो फाई नॉट बाई ई इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, इम्प्लाइज फाई नॉट विच इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिस मेटल के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया उस मेटल का वर्क फंक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, E मल्टीप्लाइड बाई y इंटरसेप्ट। आपको वर्क फंक्शन मिल गया, ठीक है, एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। आपको अगर ये रियल किसी एक्सपेरिमेंट का ग्राफ देगा तब तो ये वैल्यू मिल जाएगा ना आपको ग्राफ से। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। और एक चीज मिल सकता है, वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, m के जगह पे यानी कि स्लोप के जगह पे क्या है, h बाई, स्लोप के जगह पे क्या है, h बाई, और व्हाट इज h, h हियर इज प्लैंक्स कांस्टेंट। e का वैल्यू तो पता है ना स्टूडेंट्स हम लोगों को, इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19। तो m के जगह पे क्या है स्टूडेंट्स, h बाई, एंड व्हाट इज m, m इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप, इट्स बेसिकली tan थीटा। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो अब थीटा यहां से निकालिए ना, यहां से निकालिए, एक ही होगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये थीटा कहीं से भी निकालिए, ठीक है। तो tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा निकाल लिया मतलब हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया। ये ग्राफ अगर दिया हुआ रहेगा आपको तो आपको थीटा मिल जाएगा, बेसिकली tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो tan थीटा का वैल्यू मिल गया मतलब आपको m का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, h बाई ई इक्वल्स टू m, स्लोप इज m एंड m इज tan थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं h बाई ई यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट बाई ई इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा ग्राफ में से मिल जाएगा हम लोग को। सो इंप्लाइज प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स टू e मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा विच इज स्लोप, e मल्टीप्लाइड बाई स्लोप, और e हम लोग को पता है। तो हम लोग को प्लैंक्स कांस्टेंट भी मिला और वर्क फंक्शन भी मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, देन पोलराइजेशन, ये सब फेनोमेना से ये क्लियर हो जाता है कि रेडिएशन हैज वेव नेचर, रेडिएशन हैज वेव नेचर। देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से ये भी क्लियर हो जाता है कि रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर टू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग को ये कंक्लूजन मिला कि रेडिएशन हैज डुअल नेचर, रेडिएशन हैज डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर।
यस स्टूडेंट्स। सो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन तो हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर या मटेरियल पार्टिकल। डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट डी ब्रोए है, डी ब्रोए, नॉट डी ब्रोगली, प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रोए। सो डी ब्रोए नाम का एक फिजिसिस्ट, उन्होंने सोचा या उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। ये क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, विथ एविडेंस एक्सप्लेनेशन नहीं है, हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। मतलब ऐसे सोचा गया, ऐसे बोला गया, लेकिन यस देयर इज लॉजिक बिहाइंड, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा है? पूरा एविडेंस क्लियर नहीं है। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, डी ब्रोए नाम का एक फिजिसिस्ट ने, कि नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर को सिमेट्री पसंद है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। रेडिएशन जो कि एक बेसिकली वेव है, रेडिएशन जो कि बेसिकली एक वेव है, उसका अगर पार्टिकल नेचर है, उसका अगर पार्टिकल नेचर है, देन मटेरियल पार्टिकल्स, स्टूडेंट्स मटेरियल पार्टिकल्स सुन के टेंशन नहीं लेना है, जिसका मास है दैट इज बेसिकली मटेरियल पार्टिकल। जैसे कि प्रोटॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज जिसका मास हो, इट इज बेसिकली अ मटेरियल पार्टिकल। सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सो रेडिएशन जो कि बेसिकली एक वेव है, उसका अगर पार्टिकल नेचर है, तो मटेरियल पार्टिकल जो कि पार्टिकल है, उसका वेव नेचर होना चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर लव सिमेट्री, ठीक है। रेडिएशन इज अ वेव, उसका अगर पार्टिकल नेचर है, तो मटेरियल पार्टिकल्स जो कि पार्टिकल है, उसका भी वेव नेचर होना चाहिए। समझ में आया? Now please concentrate on the board students. हम लोग को पता है फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फोटोन इज h nu, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू mc²। m मान लेते हैं फोटोन का इक्विवेलेंट मास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं h nu इक्वल्स टू mc²। नाउ वी नो दैट c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है ना, c स्पीड ऑफ फोटोन। तो इंप्लाइज h न्यू के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं c बाई लैम्डा इक्वल्स टू mc²। एक एक c कैंसिल, एक एक c कैंसिल, तो इंप्लाइज, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, implies 1 by lambda equals to mc by h, ठीक है। so implies lambda equals to h by mc। m क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, और c क्या है? स्पीड ऑफ फोटोन। तो मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, ठीक है। तो ये रिलेशन किसके लिए आया स्टूडेंट्स? ये रिलेशन किसके लिए आया? ठीक है, ये रिलेशन किसके लिए आया? फोटोन के लिए आया। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। और व्हाट इज दिस? दिस मोमेंटम ऑफ फोटोन, दिस मोमेंटम ऑफ फोटोन, दिस मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये आपने किसके लिए डिराइव किया? अभी फोटोन के लिए डिराइव किया, ठीक है ना। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये डिराइव किया गया बेसिकली फोटोन के लिए, लेकिन डी ब्रोए ने हाइपोथेसिस दिया कि ये रिलेशन कोई भी दूसरा पार्टिकल, कोई भी दूसरा मटेरियल पार्टिकल जिसका मोमेंटम है p, उसके लिए भी वैलिड है, ठीक है स्टूडेंट्स। बार बार बोल रहा हूं, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। डी ब्रोए ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला
कि ठीक है ये रिलेशन वैलिड है फॉर फोटोन, बट ये रिलेशन कोई भी मेटेरियल पार्टिकल जिसका मास है m और जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कोई भी मेटेरियल पार्टिकल जिसका मास है m जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो मोमेंटम क्या होगा mv, तो इसके जगह पे mv लिख सकता हूं स्टूडेंट्स में, ठीक है ना, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं। तो उस मेटेरियल पार्टिकल के लिए भी ये रिलेशन वैलिड है। आई रिपीट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कोई भी पार्टिकल जिसका मास है m, कोई भी मेटेरियल पार्टिकल जिसका मास है m एंड इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो उसके साथ एक वेव आ जाएगा, उस मेटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव आ जाएगा, एक वेव एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, उस मूविंग मेटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगा जिसका वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है h बाय मोमेंटम, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो या उसकी जगह पे m भी लिख सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है, और बाद में एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये रिलेशन करेक्ट भी है, ठीक है, बाद में एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि दिस रिलेशन इज करेक्ट, यस कि जब मेटेरियल पार्टिकल मूव करता है, जब मेटेरियल पार्टिकल मूव करता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाता है जिसका वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p। व्हाट इज p? इट्स मोमेंटम, जिसके जगह पे आप मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी भी लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये दो प्लेट है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट है, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया V, ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस हो रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट दिस बी अ चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है Q और मास है M। तो अभी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, और वो फोर्स वर्क करेगा, ठीक है ना। ना स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे ऑल फोर्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या आप बोल सकते हो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना पड़ेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए सब चीज कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब हम लोगों ने इनिशियल चैप्टर से पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि यूनिट चार्ज पे कितना वर्क होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू चार्ज पे कितना वर्क होगा? क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। यूनिट चार्ज को यहां से यहां लेके जाने में कितना वर्क होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क होगा? क्यू टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। दिस बेसिकली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मान लेते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से K। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया K माइनस 0, इट्स K। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। तो इसको बॉक्स देने का जरूरत नहीं है, तो आपको समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, नाउ प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज कंसंट्रेट। तो क्यू वी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है ना? आया ना स्टूडेंट्स? टेंशन नहीं लेना। सो इम्प्लाइज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसको तो पी स्क्वायर बाय 2 ऐसे लिखा जा सकता है। पता है ना स्टूडेंट्स ये सब चीज? अगर आप भूल गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ना, एक बार लिख ही लेता हूँ। सो ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर हो गया एम वी होल स्क्वायर, नीचे हो गया ट्वाइस एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख लिया एम वी होल स्क्वायर, तो दिस इज बेसिकली पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, ठीक है ना, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। implies, please concentrate students, please concentrate. So P क्या होगा students? Twice m q v. So P square is twice m q v, तो P क्या होगा? Root over twice m q v. Root over twice m q v. ठीक है, ठीक है। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है, सो इट्स बेसिकली अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज बेसिकली अ मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, जिसका मोमेंटम ये है, जिसका मोमेंटम ये है, p है ना, p क्या है? मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, जिसका मोमेंटम ये है। तो इसके साथ जो वेव आएगा उसका वेवलेंथ कितना होता है? अभी अभी पढ़ के आया, h बाई पी, h बाई पी, ठीक है ना। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी की जगह पे ये लिख सकते हो ट्वाइस एम क्यू वी, ये हो गया और एक फॉर्म, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे? एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास है m, जिसका चार्ज है q, अगर वो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट होगा, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास है m, जिसका चार्ज है q, अगर उसको v पोटेंशियल डिफरेंस देके एक्सीलरेट करेंगे तो उसके पास, उसके साथ जो एक वेव एसोसिएट हो जाएगा, उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा इक्वल्स टू h बाय रूट ओवर ट्वाइस एम क्यू वी, ठीक है। अभी आपको प्रोटॉन बोल सकता है क्वेश्चन में, तो आप प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास बिठाओगे। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एन इलेक्ट्रॉन m क्या होता है? 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे, इट्स 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच इज 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ क्या होगा? h की जगह पे h बिठाइए, ठीक है, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल केस है, ठीक है। 2 की जगह पे 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और Q की जगह पे Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, V की जगह पे V रख देता हूं स्टूडेंट्स। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सब कुछ ठीक ठाक करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा आएगा 12.3 multiplied by 10 to the power minus 10 by root over v. 12.3 multiplied by 10 to the power minus 10 by root over v, सब कुछ ऐसा ही में बिठाया तो वेवलेंथ भी ऐसे यूनिट में आएगा, क्या आएगा? मीटर, मीटर में आएगा, ठीक है ना। सो लैम्डा इक्वल्स टू 12.3 by root over v, 10 to the power minus 10 मीटर ना लिख के आप लिख सकते हो एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिठाया, इलेक्ट्रॉन का मास बिठाया, ठीक है। ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो फॉर इलेक्ट्रॉन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, तो उसके साथ जो वेवलेंथ होगा, जो वेव होगा एसोसिएट, उस वेव का वेवलेंथ होगा दिस, ठीक है। आपको सिर्फ v के जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बिठाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। और एक चीज स्टूडेंट्स, आप लोग अलग से लिख के रखिए, हम लोगों ने देखा था कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, ठीक है ना, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, ये तो काइनेटिक एनर्जी था ना, ये बेसिकली k इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई किया था, भूलना नहीं है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी। सो k इक्वल्स तो p की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस m के मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस m k, तो p इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ओवर ट्वाइस m k। सो इट इज इक्वल्स टू h बाय रूट ओवर ट्वाइस m k इज काइनेटिक एनर्जी,
इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो, नहीं रखना है याद। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द डी ब्रोई वेवलेंथ associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt। तो स्टूडेंट्स अभी मैं पढ़ा के आया, इस फॉर्मूला क्या था 12.3 बाय रूट ओवर वी एंगस्ट्रॉम। ये सुनो, ठीक है ना, ये किसके लिए था, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। तो 12.3 बाय रूट ओवर वी के जगह पे आप कितना वोल्ट बिठाओगे, कितना वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया 100 वोल्ट, तो 100 बिठाइए, खत्म। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, रूट ओवर 100 क्या होता है 10। 12.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1, ठीक ठाक आप कीजिए एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19 जूल, तो जूल में आ गया। डिटरमाइन द डी ब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, तो उसके साथ वेव एसोसिएट हो जाएगा, उसका वेवलेंथ निकालना है। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया था, दिस h बाय रूट ओवर 2m की, ठीक है ना। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34, रूट ओवर 2 के जगह पे 2, इलेक्ट्रॉन बोला तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, काइनेटिक एनर्जी आप ये बिठा दोगे, हो गया, ठीक है ना। सब कुछ ऐसा में बिठाया तो ऑब्वियसली मीटर में आएगा, वेवलेंथ है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, और ये आज का लास्ट एग्जांपल है। ए पार्टिकल इज मूविंग 3 times as fast as an electron। अच्छा, the ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.813 multiplied by 10 to the power -4। ठीक है, calculate the particle's mass and identify the particle। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो मान लेते हैं wavelength of the particle is equals to h by mass of particle multiplied by velocity of particle। ठीक है ना, lambda equals to h by p, ठीक है ना, lambda equals to h by p, मोमेंटम के जगह पे मैंने मास इंटू वेलोसिटी लिखा। नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की बात किया, ठीक है, तो इस बार क्या होगा h by mass of electron multiplied by velocity of electron। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया स्टूडेंट्स कि रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.813 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। सो इसको देता हूं इक्वेशन 1, इसको देता हूं इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं। सो वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल बाय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू h बाय, ठीक है, और इसके जगह पे होगा h बाय, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नो। तो वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1.813 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4, h कैंसिल, mass of electron by speed of electron by mass of particle by speed of particle। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट्स, a particle is moving
ए पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ प्रोटॉन के जगह स्पीड ऑफ पार्टिकल के जगह पे आप लिख सकते हो 3 times स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल का स्पीड जो है वो 3 times स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल के जगह पे मैंने 3 times स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। तो यहां से मास ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोग को पता है इट्स 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 बाई 3, ये भी आ जाएगा 1.813 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। इसका वैल्यू स्टूडेंट्स आता है कुछ अप्रोक्सीमेटली 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg, ऐसा ही कुछ आता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आया मास ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद आपको बोला आइडेंटिफाई द पार्टिकल, तो 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg, ये तो प्रोटॉन का भी मास हो सकता है और न्यूट्रॉन का भी मास हो सकता है। तो आप लिख सकते हो कि वो पार्टिकल प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन भी हो सकता है, दोनों का मास लगभग यही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स?